नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूपी तक के शाम 7 बजे ये कार्यक्रम जिसका नाम है मुद्दे की बात और जहां चर्चा होती है उत्तर प्रदेश की राजनीति की। और आज राजनीति जो है वो प्रयागराज में जाकर टिक गई है। दरअसल प्रयागराज में जब से उमेश पाल की हत्या हुई है, जिन्हें राजू पाल के कांड का मुख्य गवाह बताया जा रहा था, हालांकि इसको लेकर कई दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे पे तब से राजनीति गर्म है और इस राजनीति ने अब नया रुख ले लिया है। दरअसल आज तड़के सुबह सवेरे एक एनकाउंटर हुआ और इस एनकाउंटर में उस्मान चौधरी उर्फ विजय चौधरी, जिसको लेकर भी विवाद है कि क्या वो उस्मान चौधरी था या विजय चौधरी था, इनकाउंटर किया गया जिसमें उनकी मौत हो गई। और इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी प्रयागराज में हुई और ये प्रयागराज में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें अतीक अहमद का परिवार मौजूद था, जिसमें उनकी बहन मौजूद थी, उनकी भाभी मौजूद थी और उन्होंने कई सारे आरोप लगाए। आरोप किसके ऊपर लगाए? आरोप लगाए गए योगी सरकार में मंत्री नंद गोपाल नंदी की पत्नी अभिलाषा नंदी के ऊपर, जो फिलहाल प्रयागराज की मेयर है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी भाभी यानी कि शाइस्ता जो परवीन है, जो अतीक अहमद की पत्नी है, जिन्हें बीएसपी ने मेयर पद का उम्मीदवार बनाया है प्रयागराज से, उनको साइडलाइन करने के लिए सारी साजिश रची जा रही है। आरोप यहां तक लगाया गया कि 5 करोड़ रुपए नंदी ने लिए थे और उसको वापस देना था, जो नहीं दिया गया। ये तमाम आरोप लगाए गए। पहले आप सुनिए कि क्या कह रही हैं नूरी, जो उनकी बहन है अतीक अहमद की, वो क्या आरोप लगा रही है, वो सुनिए आप पहले। जेल के अंदर ही उनसे इन्वेस्टिगेशन ले लिया जाए, कर लिया जाए, पूछताछ कर लिया जाए, जेल से बाहर बिल्कुल ना निकाला जाए। उनकी जान का बहुत खतरा है। मैं मुख्यमंत्री जी से यही अपील करती हूँ कि उनकी साजिश की बात की है। बाजी कौन कर रहा है? मेयर, इस वक्त जो मेयर है वो साजिश कर रही है, जिससे हमारी भाभी जो है इलेक्शन किसी तरह फाइट न कर पाए, कि उनको बहुत ज्यादा समर्थन मिल रहा है। और आपने फुटेज जो देखा उसमें आपको लगता है कि असर हो सकता है? सर, मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब है। मेरे भतीजे कई दिन से गायब थे। आप बात देखे ना, फुटेज देखा है। तो आपने सुना कि क्या आरोप लगे हैं। आरोप जो लगे हैं वो हमने आपको बताया। साथ ही साथ ये आरोप कि वो चाहते हैं कि हमारी भाभी जो है शाइस्ता परवीन वो चुनाव न लड़ पाए, यानी कि अतीक अहमद की पत्नी को चुनाव लड़ने से रोका जा सके। क्या अतीक अहमद की पत्नी मायावती के साथ मिलकर बड़ा रुख ले रही थी? इन सब पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले नंद गोपाल नंदी ने ट्वीट करके इसका जवाब दिया। पहले हम आपको बताते हैं कि नंद गोपाल नंदी ने क्या लिखा। नंद गोपाल नंदी ने लिखा कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कानून का शासन है। योगी सरकार अपराधियों और माफियाओं के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उमेश पाल हत्याकांड में कार्रवाई पूरी सख्ती के साथ इसी दिशा में अग्रसर है। इसलिए बेसिर पैर की बातें मूल मुद्दे से ध्यान भटकाने और गुमराह करने का असफल प्रयास मात्र है। ये तथ्यहीन, अनर्गल और बेतुकी बातें हैं। मेयर चुनाव से इसको जोड़ना न केवल फिजूल है बल्कि हास्यास्पद भी है। हम आज इसी मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं कि आखिर प्रयागराज में जो ये सारा पॉलिटिक्स हो रही है, कौन कौन किरदार है और क्या पॉलिटिक्स है, ये समझेंगे। साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि क्या मायावती इस पर क्या रुख लेंगी और अतीक अहमद की राजनीति क्या होने वाली है, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। फिलहाल हमारे साथ मौजूद है आजतक.in के कंटेंट एडिटर कबूल अहमद जी। इसके अलावा भी हमारे साथ थोड़ी देर में अनुपम मिश्रा जी जुड़ेंगे सीधे प्रयागराज से, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सब पहले हम कबूल जी से बात करते हैं। कबूल जी, सवाल यह है कि जो आरोप और प्रत्यारोप लगा है, जो आपने सुना होगा, जो आप सब देख रहे हैं लगातार, आपको क्या लगता है कि सिर्फ मेयर पॉलिटिक्स तक ही सीमित है या ये मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश है? कबूल जी। सर, आप म्यूट पर हैं। उमेश पाल हत्याकांड के बाद जिस तरह से सरकार का रुख जो है सख्त है और लगातार जो है वो शिकंजा कसता जा रहा है, खासतौर से अतीक या उनके जो गुर्गे थे उन पे, तो मुझे लगता है एक तरीके से लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं और जो उसमें उस मामले में लोग आरोपी हैं या उनको गिरफ्तार किया जा रहा है या उनके ऊपर जो है उनको बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, ये तमाम एक्शन लिए जा रहे हैं। लेकिन अब एक नया मोड़ ये खासतौर से जो अतीक अहमद का परिवार इस पूरे मामले के बाद पहली बार सामने आया है और उसने खासतौर से योगी सरकार के मंत्री पे जिस तरह के आरोप लगाए हैं और मौजूदा जो महापौर हैं अभिलाषा गुप्ता, जो उनकी मंत्री जी की पत्नी है, उन पे लगाए हैं, ये थोड़ा सा मामला अलग तरीके का लाइन ले रहा है। अब इसकी सच्चाई क्या है, क्या सच्चाई है, क्या झूठ है, ये तो जांच में पता चलेगा या सरकार इस पे किस तरह के स्टैंड लेती है। लेकिन एक बात साफ है कि नंद गोपाल नंदी भी, मैं देखता हूं अक्सर वो इस तरह के, खासतौर से प्रयागराज के तमाम जुड़े मामलों में अक्सर वो कई बार इस तरह के विवादों में रहे और मुझे लगता है, और जिस तरह के आरोप
क्योंकि अगर महापौर का चुनाव है तो ये भी एक बड़ी बात है कि शाइस्ता की एंट्री जनवरी में होती है। उस वक्त सीट जो है ओबीसी रहती है लेकिन जो है फिर उस पे आरक्षण का मामला कोर्ट में चला जाता है और फिर वो वहां से रद्द हो जाता है। तो एक बात तो साफ है कि बसपा से जो है शाइस्ता परवीन के चुनाव लड़ने की संभावना थी और बैकवर्ड सीट होने से अभिलाषा गुप्ता के चुनाव ना लड़ने की भी संभावना थी। सीधी बात, जब बैकवर्ड हो जाएगी तो जनरल मतलब लड़ने का कोई औचित्य भी नहीं बनता। तो मुझे लगता है इन दोनों चीजों में कितने जो खासतौर से उनकी बहन ने आरोप लगाए हैं वो दोनों तरीके से देखा जा सकता है। राजनीतिक रूप से हो सकता है कि लगातार जिस तरह के कानूनी शिकंजे कसे जा रहे हैं उसमें उससे उसके ध्यान भटकाने के लिए हो सकता है। लेकिन एक तरह से इसको ये बात कह के नकार दिया जाए तो ये भी सही नहीं है। मुझे लगता है कि नंद गोपाल नंदी के बाद जो आरोप लगाए गए हैं ये तो सरकार बता पाएगी उसमें कितनी सच्चाई है या कितना गलत है, ये तो वो बता पाएगी। लेकिन ये बात जरूर है कि प्रयागराज की सियासत में आप देखेंगे कि अतीक अहमद का जब राजनीति जो है डाउनफॉल शुरू हुआ है तो नंद गोपाल नंदी का उस समय राजनीतिक उदय होना शुरू हुआ धीरे धीरे। तो एक तरफ एक राजनीति का ढलान हो रहा है, दूसरी तरफ एक राजनीति का उठान हो रहा है और वहीं से आप देखेंगे चीजें होती हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ जो है वो है। अब ये चीजें जांच का विषय है और उनके जो आरोप लगाए कितनी सच्चाई कितनी तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन ये बात जरूर है कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद सरकार का जो जिस तरह से आक्रामक है उस पे लगातार अतीक अहमद और उनके गुर्गों पे कानूनी जो शिकंजा है वो कसता जा रहा है। मुझे लगता है इन सब चीजों में पहली बार उनके परिवार सामने आया है और उन्होंने कई ऐसे गंभीर आरोप लगाए हैं और खास तौर से उन्होंने योगी सरकार के मंत्री पे लगाए हैं। तो मुझे लगता है ये एक बड़ी चीज है, इसको हम देखना होगा अभी इसकी और क्या है। सरकार इसको ऐसा नहीं है कि अगर नंदगोपाल नंदी इसको ट्वीट करके नकार दे रहे हैं तो नहीं, मुझे लगता है सरकार इसको गंभीरता से इस दृष्टिकोण को भी देखेगी कि इसके पीछे क्या सच्चाई है क्या गलत है। बिल्कुल, जो बात आप कह रहे हैं एक तरीके से कबूल जी, हम इस पर अनुपम जी के पास भी जाए। आपका स्वागत है यूपी तक के इस लाइव डिबेट में। तो मेरा सवाल ये है कि आखिर आप, क्योंकि आप प्रयागराज से भी और इस पॉलिटिक्स को काफी हद तक समझते भी है, कौन कौन से और नंदगोपाल नंदी की एंट्री हुई है इस राजनीति में अभी तक मायावती, पाल और अतीक अहमद भी नजर आ रहे थे, लेकिन जिस तरीके से अब इसमें नंदगोपाल नंदी की एंट्री हुई है उस पर आप क्या कहेंगे? पहला रिएक्शन आपका क्या है? रजत, देखें, नंदगोपाल नंदी जो हैं इनका एक लंबा राजनीतिक इतिहास, बहुत छोटे समय में बहुत लंबी यात्रा इन्होंने तय की है और जैसा कि स्वयं अपने मुंह से बताते हैं कि वो बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं और वो एकदम से आपको अरबपति नजर आते हैं रातों रात। और इसके अलावा आप देखें कि वो शुरुआत करते हैं अपनी बहुजन समाज पार्टी से, वहां से ये कांग्रेस में जाते हैं, कांग्रेस से भाजपा में आते हैं। तो एक बात तो तय है कि अभी जिस तरह उनका मंत्रालय बदला गया, उनसे एक बहुत इंपॉर्टेंट मंत्रालय लेके उनको अपेक्षाकृत बहुत छोटा मंत्रालय दिया गया। तो इसको देखते हुए इस बात को बताया जाता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनका सब कुछ बहुत अच्छा सामंजस्य नहीं चल रहा है। ऐसे में अतीक अहमद की फैमिली का बाहर आके नंदी पर इस कदर इतने गंभीर आरोप लगाना, एक आप मान के चलिए कि कहीं ना कहीं वो योगी आदित्यनाथ की गुड बुक्स में पहले भी नहीं चल रहे थे। अब एक ट्वीट, ठीक है, उन्होंने एक ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है सब ये बकवास है और ये सब सही नहीं है, परंतु परिवार की महिलाएं पहली बार बाहर आती हैं और अतीक की बहन को पहली बार लोगों ने देखा, अशरफ की पत्नी आती हैं, वो भी पहली बार सामने आए, उनकी बच्ची आई, और उसके बाद जिस तरह के आरोप को लगाते हैं। और नंदगोपाल नंदी का खास तौर से जो एक फाइनेंशियल स्टेटस है वो हमेशा प्रयागराज में चर्चा का विषय बना रहता है। तो इस सब चीजों को देखते हुए मैं कह सकता हूं कि ठीक है, ये आरोप साबित नहीं हो सकते, इन आरोप में कोई बहुत ड्रास्टिक एक्शन नहीं होगा, लेकिन नंदगोपाल नंदी के पॉलिटिकल कैरियर पे इसका असर डेफिनेटली पड़ेगा। रजित जी बिल्कुल, अनुपम जी कह रहे हैं कि नंदगोपाल नंदी के जो पॉलिटिकल करियर है उस पर असर पड़ेगा।
अब हम आते हैं पॉलिटिक्स पर, जिसकी बहुत जोरों शोर से चर्चा है कि क्या प्रयागराज में मुसलमानों को साधने के लिए लगातार मायावती अतीक अहमद के साथ बनी हुई है। क्या योगी सरकार जो एक्शन ले रही है उसका क्या फायदा है, नुकसान है, और साथ ही साथ प्रयागराज में क्या चुनाव क्या अभी भी मायावती उनके साथ बनी रहेंगी या मायावती उनसे दूरी बनाएंगी? क्योंकि अब जो ये पूरा कांड हुआ है उसके जो तार हैं वो सीधा अतीक की पत्नी से भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे गवाह पकड़े गए। ये कहा गया कि उनके घर पर ही कई लोगों की मुलाकात हुई थी, कई लोगों की प्लानिंग हुई थी। क्योंकि आप बसपा की पॉलिटिक्स को अच्छे से समझते हैं, तो आपको क्या लगता है कि मायावती अभी भी बैक करेंगी शाइस्ता को? क्या उनका टिकट बरकरार रहेगा मेयर पद के लिए, जिसको लेकर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं? कमल जी। देखिए, दरअसल मायावती की अगर आप राजनीति देखें तो ये बात जरूर है कि मायावती एक बार जो स्टैंड ले लेती हैं उससे फिर वो पीछे नहीं हटती। और खास तौर से जो मौजूदा समय में जब मायावती ने अतीक अहमद की पत्नी को पार्टी में लिया था, तो उसके पीछे एक बड़ी मंशा ये रही है कि हम दलित मुस्लिम पॉलिटिक्स, खास तौर से 2022 के चुनाव में जिस तरह से मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, उससे कहीं ना कहीं मायावती को एक बहुत बड़ा झटका चुनाव नतीजे में लगा था। और मायावती ने उसी चुनाव के बाद उन्होंने, क्योंकि उनका अपना भी कोर वोट बैंक खिसक गया था, तो मायावती ने उसके बाद से एक प्रयोग किया आजमगढ़ में, जो है आजमगढ़ में जो प्रयोग किया उसमें थोड़ी सी बसपा को अच्छी खासी सफलता मिली। एक बड़ा अच्छा वोट बैंक जो है वहां पे बसपा लेने में गुड्डू जमाली के रूप में कामयाब रही। अब उसके बाद फिर आप देखेंगे कि इमरान मसूद आते हैं, फिर अतीक अहमद आते हैं। तो मुझे लगता है कि मायावती ने इस स्टैंड भी लिया कि हम उत्तर प्रदेश में एक तरह से फिर से दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन पे काम करेंगे, और यही एक कॉम्बिनेशन को लगा कि बहुत आसानी से ये वोट हमारे साथ जुड़ सकता है। उसका रीजन ये रहा कि समाजवादी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी से मुकाबले में वो भारतीय जनता पार्टी को मात देने में सफल नहीं हो पा रही। तो उनको लग रहा था कि 10-20% मुस्लिम, 20% दलित मिला के 40% का एक कॉम्बिनेशन हम रखेंगे और मुसलमानों को भी समझाने की कोशिश करेंगे तो लगता हो सकता जी है। लेकिन इसीलिए वो अतीक अहमद की पत्नी को लेती हैं। और उस वक्त आपको याद होगा जब अतीक अहमद की पत्नी को लिया गया था और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बाद, तो उन्होंने साफ कहा था कि अतीक अहमद को हम पार्टी में नहीं ले रहे हैं, उनकी पत्नी को ले रहे हैं। उनकी पत्नी कोई अपराधी नहीं है। और उसको शामिल होने के बाद फिर अभी जब ये घटना उमेश पाल की होती है, उमेश पाल की घटना होने के बाद भी मायावती कहीं ना कहीं जो है शाइस्ता परवीन के साथ मजबूती से अभी तक खड़ी नजर आ रही है। लेकिन अब जिस तरह से लगातार अब उनके नाम आ रहे हैं, मुझे लगता है मायावती के गले की थोड़ा सा फांस बन रही है। लेकिन अगर आप मायावती देखें तो वो अपने स्टैंड पर बहुत स्टैंड रहती हैं, वो गलत हो सही, जो एक बार जिस पे कदम बढ़ा देती हैं उसी पे वो कायम रहती हैं। और अतीक अहमद की पत्नी को लेने के पीछे एक बड़ा रीजन रहा है कि प्रयागराज की सियासत में खास तौर से आप देखेंगे जो तमाम बसपा के बड़े नेता रहे हैं वो सब एक एक करके पार्टी छोड़ के चले गए। बसपा के पास कोई ऐसा नेता प्रयागराज के इर्द गिर्द में नहीं बचा है जो बसपा को दोबारा से स्थापित कर सके या बसपा जिसके सहारे खड़ी हो सके। मुझे लगता है कि अब ऐसे में अतीक अहमद की पत्नी का आना और उनको मेयर का चुनाव लड़ना जो है, और मेयर के चुनाव में बसपा जो है प्रयागराज में अगर देखा जाए तो यही नंद गोपाल नंदी की पत्नी 2012 में जीतने में सफल नहीं है। लेकिन उस वक्त वो भी इंडिपेंडेंट थे, बसपा कैंडिडेट, लेकिन क्योंकि बसपा में नंदगोपाल नंदी सरकार में मंत्री थे उस समय, वो बसपा समर्थित ही प्रत्याशी थी। तो मुझे लगता है उस तरह जीतने में सफल नहीं थी। उसमें बसपा के सत्ता में होने का फायदा भी मिला था, और दूसरा नंदगोपाल वहां के जो कॉम्बिनेशन में भी मुझे लगता है वो नंदगोपाल नंदी को फायदा मिला था जिससे जीती थी। अब उसके बाद अब मायावती को ये लग रहा है कि अतीक अहमद और खासतौर से जो नई राजनीति बदली है 2017 के बाद से, उसमें मायावती को यह साफ लगा कि शाइस्ता परवीन एक अहम रोल प्ले कर सकती हैं। प्रयागराज की अगर आप कास्ट कॉम्बिनेशन तमाम चीजें देखें तो प्रयागराज में 4-5 महत्वपूर्ण वोट हैं। जहां की सीट मुझे अगर सही से याद आ रही तो 1995 के आसपास ये पहला मेयर का चुनाव जो है वो रीता बहुगुणा जोशी जीती थी।
और उस तब से 95 से लेके अब तक देखा जाए तो 5 ही मेयर बने हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 5 मेयर में जो है वो अपर क्लास के रहे हैं, सवर्ण समुदाय के रहे हैं, जिसमें 2 कायस्थ रहे हैं और एक जो है ब्राह्मण, और 2 मतलब नंदगोपाल नंदी की वाइफ 2 बार जीती हैं। और दिलचस्प बात यह है कि कोई भी पार्टी वहां दोबारा चुनाव मेयर कर जीत पाई है। केवल अभिलाषा गुप्ता जो है वो एक बार बसपा से जीती हैं, दोबारा 2017 में वो भाजपा से जीती हैं। तो और इसके अलावा हर 2 बार कायस्थ, तो वहां की जो कास्ट कम्बिनेशन है, वहां कायस्थ, ब्राह्मण, वैश्य जो है वोटर बहुत महत्वपूर्ण है अपर क्लास में। तीसरा फिर आप आ जाइए, मुसलमानों का वोट अच्छा खासा है। फिर वहां अब जो खास तौर से जो नया परिसीमन इस बार हुआ है, वहां पे करीब 80 जो वार्ड पार्षद रहे हैं, जिसमें 20 और नए जो है परिसीमन में जुड़े हैं, जिससे ओबीसी वोट बड़ी संख्या में बढ़ी है। और ओबीसी के वोट बढ़ने का खास तौर से उसमें यादव और कुर्मी वोट बहुत बढ़ गए हैं। मुझे लगता है अब वहां की सियासत में थोड़ा सा ये भी एक एंगल पैदा हुआ है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि जब अभी 2022 के लिए जब मेयर के चुनाव हो रहे थे, तो उस समय ये सीट जो है ओबीसी के लिए रिजर्व हो गई थी। जब ओबीसी की सीट रिजर्व हो गई थी, तभी जो है सरिता परवीन की आप देखेंगे एंट्री भी होती है। सरिता परवीन भी बसपा से आती हैं। उसी समय अभिलाषा गुप्ता इस सीन से आउट होती है और सरिता परवीन की एंट्री होती है और वह बसपा से होती है, और वहीं से चीजें बदलनी शुरू होती हैं। अतीक सरिता परवीन भले ही उन्होंने, लेकिन उनके पीछे अतीक का जो लिगेसी है और जो उनका पीछे नाम जुड़ा हुआ है अतीक अहमद का, वो कहीं ना कहीं सरिता परवीन के कद को प्रयागराज की सियासत में एक तरह से मजबूत कर रहा है। वही चीजें, और खास तौर से लगातार वो एक महिला होने के नाते थोड़ा सा सिंपैथी भी हो सकती है बहुत बड़े समुदाय की, खास तौर से नहीं कह सकता तो मुस्लिम समुदाय की तो कुछ सिंपैथी सरिता परवीन को इंडिविजुअल मिल सकती है, मैं कह सकता हूँ अतीक अहमद के साथ नहीं, लेकिन सरिता के साथ हो सकती है। और बसपा का होने से तो थोड़ा बहुत दलित वोट भी का सिमट हो सकता है। तो मुझे लगता है यही समीकरण मायावती ने सोचा होगा, तभी चुनाव लड़ाया, उनको पार्टी में लिया होगा। लेकिन इसी बीच जो ये उमेश पाल की हत्या हो जाती है, यहीं से थोड़ा सा समीकरण, क्योंकि बसपा जिस वोट बैंक पे काम कर रही थी उसमें अति पिछड़ा वोट की कोशिश हो रही थी और विश्वनाथ पाल के जरिए वो थोड़ा सा डंक कर रहा है। और जिस तरह से उसमें सरिता परवीन का नाम आया है या अतीक अहमद का नाम आ रहा है, वो कहीं ना कहीं मायावती के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। लेकिन मायावती अभी तक एक स्टैंड पे कायम है कि अगर सरिता परवीन अगर उस मामले में जांच में पाई जाती हैं, अगर उसमें उनके हाथ हैं, तब वो पार्टी से निकालेंगी। ये बात कह के मायावती ने एक डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है। यही बात विश्वनाथ पाल जब वहां गए, निश्चित तौर पर उनको जवाब देते नहीं बन रहा था। लेकिन ये बात जरूर है कि वो कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर वो सरिता परवीन को बाहर पार्टी से निकालती हैं या कोई एक्शन लेती हैं, तो जो दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश मायावती एक प्रयागराज के जरिए या सहारनपुर के जरिए या दूसरे और जगह के बनाने की कोशिश कर रही है, तो उसमें बड़ा डंक लग सकता है। तो मायावती इसी कसमस मतलब उसमें है, संकोच में है कि क्या करें क्या ना करें, मुझे लगता है। लेकिन वो उन्होंने एक मैसेज जरूर दे दिया है कि सरिता परवीन को अगर वो निकालती हैं तो खास तौर से जो मुस्लिम पहले से वो थोड़ा सा उनके साथ और नहीं आ रहा था, उसमें कहीं और ना हो कि उससे नाराज होकर और भी छिटक जाए और नाराजगी बढ़ जाए। तो मुझे लगता है मायावती अभी अपने स्टैंड पे कायम है फिलहाल। लेकिन ये जरूर है कि अतीक अहमद उमेश पाल की हत्याकांड के बाद उनके गले की फांस जो है जरूर बन गई है। अब वो कैसे एक्शन लेती हैं आने वाले समय बताएगा। मुझे लगता है ये मेरे नजरिए से दिख रहा है। जी कुबूल जी, जो आप बात कह रहे हैं, अनुपम जी मैं आपसे इस पे एक कदम और आगे समझने की कोशिश करूंगा। लंबे विस्तार से कुबूल जी ने समझाया कि आखिर प्रयागराज में ये जो पॉलिटिक्स है, क्या जाति समीकरण है, ये नंदी और अतीक की भी कुछ अदावत रही है क्या, और क्या इसका पुराना इतिहास है? नंद कुमार नंदी का क्या इतिहास रहा है, और खासकर यहाँ जो पूरा इलाका, क्योंकि उनके ऊपर भी गोलीबारी हुई है और हर चुनाव में वो अपने शर्ट उठाकर वो एक बार जरूर दिखाते हैं कि मुझे कितने टाके लगे। मैं ये दर्शकों के लिए समझना बहुत जरूरी है कि आखिर वहां की अपनी अंदरूनी पॉलिटिक्स क्या है। अनुपम जी, आप म्यूट पे हैं। अनुपम जी आप म्यूट पर। देखिए अब आवाज आ रही है मेरी रजत भाई? जी जी आ रही। हाँ, तो नंद कुमार नंदी का तो जैसे मैंने आपको बताया कि प्रयागराज की राजनीति एकदम धूमकेतु की तरह
ईस्वी में इनका 2006-2007 के आसपास इनका आगमन होता है और विद इन नो टाइम ये फाइनेंशियली और पॉलिटिकली हर तरह से एकदम पूरी तरह छा जाते हैं। और जब इनके साथ वो एक मर्डर अटेम्प्ट होता है और जिसमें ये महीनों पीजीआई में भर्ती रहे, और वो अलग बात है कि उस दौरान भी मायावती जी ने इनको काफी सपोर्ट किया और सब कुछ किया। बाद में ये बसपा छोड़ के कांग्रेस और कांग्रेस से भाजपा में आ ही नहीं जाते हैं। अपने साथ साथ अपनी पत्नी को 2 बार टिकट भी दिला देते हैं, उनको जिता भी देते हैं। तो नंद कुमार गुप्ता नंदी, जैसा कि मैं कह रहा हूं कि 2006-07 से लेके 2022-23 तक अगर आप देखें तो इतना तेज और इतना चमत्कारी सफर मैंने अभी तक पॉलिटिक्स में जल्दी प्रयागराज में किसी का नहीं देखा रजत भाई। रही बात अतीक अहमद की, तो अतीक अहमद की तो हिस्ट्री से हम सभी लोग अच्छी तरह परिचित हैं। एक बात जो अभी कबूल कह रहे थे तो कि मायावती के बारे में, तो उसको मैं एक जरूर कहना चाहूंगा रजत भाई कि देखिए, मायावती ने गुड्डू जमाली के जरिए जो अपना एक सफर शुरू किया था मुसलमान, मेरा मानना है कि मायावती निकाय चुनाव को अपनी वापसी का चुनाव बनाना चाहती है। पिछली बार भी आप निकाय चुनाव में देखें 11 सीट भाजपा जीतती है और केवल 2 सीट पे उसको अगर कोई पकड़ पाता है तो सपा नहीं पकड़ पाती, सपा का 0 आता है, मायावती ही पकड़ पाती है अलीगढ़ में और मेरठ में। तो मायावती फिर से निकाय चुनाव से अपनी वापसी चाहती हैं क्योंकि वो अपना निम्नतम स्तर पे जा गई है राजनीति की, आपने देखा पिछले विधानसभा चुनाव में आपने देखा। और ये वापसी तब तक संभव नहीं है जब तक उनको मुस्लिम वोट बैंक का एक हिस्सा उनकी तरफ नहीं है। मायावती का मानना है कि 14 में, 17 में, 19 में, 22 में उपचुनाव में हर तरह से सपा को सपोर्ट करने के बाद मुस्लिम वो वोट जो है नाराज कितना है मैं नहीं जानते, लेकिन निराश जरूर है समाजवादी पार्टी से, तो मायावती उसका लाभ उठाना चाहती हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, गुड्डू जमाली से वो शुरुआत करती है, इमरान मसूद और तमाम नेताओं से होते हुए फाइनली शाइस्ता परवीन तक आ जाती है। इसी के वजह से वो, मैं समझता हूँ मायावती ने शाइस्ता परवीन पे इतना बड़ा आरोप लगने के बाद भी अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो 2 चीजें, एक तो वो एक मैसेज देना चाहती थी कि अखिलेश यादव अपने मुस्लिम नेताओं के साथ नहीं खड़े होते, आजम खान से लेकर इरफान सोलंकी तक देखिए मैं खड़ी। और दूसरे, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी परिवार से भी उनका कुछ अपना चल रहा होगा, उन्हें लगता होगा कि अगर आज मैं शाइस्ता को केवल इल्जाम लगने पे हटा दूंगी तो कल वो तमाम लोग जिनको मैं अपने फोल्ड में लाना चाहती हूँ, पार्टी फोल्ड में लाना चाहती हूँ, उनको मैं कैसे लाऊंगी, क्योंकि वो तो पहले से दागदार है। तो उन्होंने यहाँ स्टैंड ले लिया। पर अभी जैसे कबूल भाई बता रहे थे कि जब विश्वनाथ पाल यहाँ आते हैं तो उनको जवाब देना मुश्किल हो जाता है। जब वो उमेश पाल के घर पे जाते हैं और वहां पे अतीक अहमद के जैसे नारे लगते हैं, तो चूंकि विश्वनाथ पाल तो खुद भी उसी बिरादरी से आते हैं, तो उनको अपनी पाल बिरादरी के लोगों को, जनता को, नेताओं को जवाब देना मुश्किल हो जाता है कि क्या करें। अब देखिए, इसमें बड़ा एक ट्रिकी सिचुएशन आ गई है। जो लोग मारे गए हैं उसमें एक पाल हो गया, दूसरा कश्यप यानी केवट हो गया, और तीसरा मौर्य हो गया। ये तीनों ही ओबीसी बिरादरी से आते हैं। ये वो वर्ग है जिसको मैं बार बार कहता हूं कि पॉलिटिकली हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वर्ग है, जिसको मैं कहता हूं नॉन यादव ओबीसी, गैर यादव पिछड़ा। ये उस वर्ग से आते हैं जिसको हर आदमी अपने पाले में लाना चाहता है। ये उस वर्ग से आते हैं जिसके चलते प्रधानमंत्री मोदी अपने को पिछड़ा डिक्लेयर करते हैं। ये उस वर्ग से आते हैं जिसकी वजह से पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। ये उस वर्ग से आते हैं जिसकी वजह से केशव मौर्य चुनाव हार के भी डिप्टी सीएम बन जाते हैं, जिसकी वजह से नरेश उत्तम को समाजवादी पार्टी को प्रदेश अध्यक्ष बनाना पड़ता है, जिसकी वजह से मैं नाम भूल रहा हूं, एक कुर्मी नेता को भाजपा को भी प्रदेश अध्यक्ष बनाना पड़ता है। तो सब लोगों का टारगेट यही एक वर्ग है, जिसकी वजह से अनुप्रिया पटेल के सामने भाजपा को फिर से सरेंडर करना पड़ता है। स्वतंत्र देव सिंह को बनाते हैं प्रदेश अध्यक्ष, और उनसे बात नहीं बनती तो फिर से अनुप्रिया पटेल से। ये सबसे बड़ा वोटिंग ब्लॉक है, हर आदमी इसको भुनाना चाह रहा। अब आप देखें, इसके चलते अब एक मायावती के साथ एक दिक्कत आ रही है। उनकी दिक्कत सच में बढ़ रही है, इस बात में कबूल से एकदम इत्तेफाक रखता हूं कि वो एक गले की फांस जैसी बन गई। क्योंकि अब अगर वो रखती हैं तो एक ये दिक्कत आ रही है कि साहब 3 ओबीसीज मारे गए हैं, मारे भी गए हैं। अच्छा, जहां तक योगी आदित्यनाथ का सवाल है, वो उसका पूरा लाभ उठा रहे हैं कि देखिए 3 गैर यादव ओबीसी मारे गए। किससे मारे गए? 2 लेवल पे वो फायदा उठा रहे हैं। नंबर 1, जिस अपराधी से मारे गए वो समाजवादी पार्टी द्वारा पालित पोषित है, सब जानते हैं। नंबर 2, मुस्लिम है, तो योगी आदित्यनाथ इसको जाति और धर्म
दोनों ही आधार पे इसका पोलराइजेशन करके इसका लाभ उठा रहे हैं और उठाएंगे। अभी आपने देखा इतने ढेर सारे शूटर्स मिला के 13 आदमियों की इसमें नामजदगी हुई है और 2 शूटर एक ड्राइवर मारा चुका है, एक शूटर मारा जा चुका है, अभी कई लोग बाकी हैं। तो अब मैं मानता हूं कि अब यहां से जो गेम शुरू होगा उसको मैं कहता हूं बुलेट और बुलडोजर। कुछ कुछ दिन में एक एनकाउंटर देखेंगे आप बुलेट का, और 2 एनकाउंटर्स के बीच का जो सफर होगा उसमें बुलडोजर देखेंगे आप। तो बुलडोजर रोज चलेगा, बुलेट रुक रुक के चलेगी। और ये आपको योगी आदित्यनाथ इसमें 3 फायदे होंगे। नंबर 1, उनको अपना जिस लॉ एंड ऑर्डर, जिस जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की वो बात करते हैं, उसको दोबारा रीअसर्ट करने का, पुनर्स्थापित करने का, उनको अपनी अपनी इमेज को, अपने इकबाल को दोबारा लागू करने का और उसको दिखाने का मौका मिलेगा। नंबर 2, उनको दिखाने का यह भी मौका मिलेगा कि किस तरह ये 3 ओबीसी लोग मारे गए और उसके चलते उन्होंने किस तरह की कार्रवाई की। उनको ये भी दिखाने का मौका मिलेगा कि जिनसे मारे गए वो एक समाजवादी पार्टी द्वारा पोषित डॉन था। और फाइनली एक जो कम्युनल एंगल, जहां पे आप देखते हैं कि वो जो समाजवादी पार्टी द्वारा पोषित नहीं था, मुस्लिम डॉन था। आज आप देखते हैं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार एक बयान देते हैं कि वो विजय चौधरी का धर्मांतरण हो गया था, उसके बाद वो उस्मान चौधरी हो गया था। उसकी पत्नी इसको डिनाई करती है। खैर, वो जहां तक मैं समझता हूं, इट हार्डली मैटर्स कि वो धर्मांतरण हुआ था या नहीं हुआ था, अपराधी था, मारा गया, एज सिंपल एज दैट। लेकिन फिर भी आपने इस तरह का बयान सुना। तो मेरा मानना है कि योगी आदित्यनाथ इस मामले को मल्टीपल लेवल्स पे इसको यूज करेंगे, और जितना ही वो यूज करेंगे उतना ही ज्यादा, सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी और अब बहुजन समाज पार्टी शाइस्ता परवीन को लेकर इनको जिसे कहना चाहिए कि असमंजस में नजर आएंगी। रजत, बिल्कुल, जो आखिरी बात कही आपने अनुपम जी, उस पर ही मैं कुमुल जी आपसे सवाल लूंगा, क्योंकि अनुपम जी ये कह रहे हैं कि जो लोग मारे गए वो गैर यादव ओबीसी थे, और जिन्होंने मारा वो एक धर्म विशेष, नाम में लेता हूं मैं, मुस्लिम थे, और वो हिंदू मुसलमान प्लस ओबीसी और सपा बनाम की जो राजनीति है वो है। लेकिन कुमुल जी, आपको नहीं लगता कि जो आज एनकाउंटर हुआ जिसमें उस्मान चौधरी और विजय चौधरी, जो ये दावा किया गया परिवार के द्वारा कि वो एक दलित समुदाय से आते हैं, क्या आपको लगता है कि ऐसी कार्रवाइयों का नुकसान भी बीजेपी को हो सकता है? जो दलित वोट बीजेपी के साथ अभी तक जाता रहा है वो टूट सकता है। अगर मायावती कमजोर है तो क्या वो मायावती के साथ जाएगा या वो समाजवादी पार्टी का दामन थामेगा? आपको क्या लग रहा है? और इसमें क्या आपको लग रहा है कि जिस तरीके से योगी सरकार एक्टिव है, क्या एक बार फिर से ओबीसी का पोलराइजेशन आपको देखने को मिलेगा? कुमुल जी। देखिए, दरअसल रजत भाई, सबसे बड़ी बात है कि जो अभी अनुपम जी कह रहे थे, कुछ हद तक मैं उससे सहमत हूं कि दरअसल योगी आदित्यनाथ जी को के सरकार में एक बड़ी चीज रही है कि वो आप मुख्यमंत्री जी आपदा को अवसर में तब्दील करने की कोशिश करते हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जो है, अब उसमें जैसे एक बात उन्होंने कहा कि कई चीजें हैं, बुलेट है, बुलडोजर है, ओबीसी है, खासतौर से गैर यादव ओबीसी है। ये ऐसी चीजें हैं जो भारतीय जनता पार्टी से के लिए हर संभव कोशिश करेगी। ये बात सच है कि उत्तर प्रदेश की सियासत 1990 के बाद से ओबीसी के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक वनवास उत्तर प्रदेश में खत्म होने के पीछे भी इसी बड़े वोट बैंक की अहम भूमिका रही है। तो ऐसे में जो खासतौर से पूरा घटनाक्रम हुआ है, इसमें जो है भारतीय जनता पार्टी, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार के पास आपदा को, ये जो आपदा है कानून व्यवस्था का सवाल है, निश्चित तौर पे सरकार के इकबाल पे सवाल उठा है, लेकिन अब इस आपदा को अवसर में बदलने की कोशिश हो रही है। और ये बताने की उसके लिए वो तमाम जो टूल्स हैं, जो किरदार हैं, वो उसमें अहम रोल प्ले कर रहे हैं। चाहे वो अतीक अहमद के रूप में धर्म का एक बड़ा वो हो, जिसको ध्रुवीकरण की सियासत में एक बड़ा अहम रोल प्ले करेगा, या मरने वाले जो तीनों लोग हैं, जो घटनाएं हुई हैं, वो तीनों गैर यादव ओबीसी जात से आते हैं, जिसमें उन्होंने भी बताया अनुपम जी की, एक केवट मल्ला है, दूसरा मौर्य है, तीसरा पाल है। तो ये 3 हत्याएं निश्चित तौर पे अलग अलग जातियों से हैं और गैर यादव ओबीसी जातियों से आते हैं, जो वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के निश्चित तौर पे। इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह बात कर रहे हैं, अतीक अहमद का जो पुराना बैकग्राउंड समाजवादी पार्टी, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो जिसको लेके अगर वो कोई एक्शन लेते हैं तो एक मैसेज देने की कोशिश होती है उनकी। लेकिन एक बात और है, जिस तरह से जिस विजय चौधरी और उस्मान की जो हुई, उसमें लॉ एंड ऑर्डर एडीजी इतनी जल्दबाजी में ये कहने लगे
कि वो जो है धर्मांतरण का मसला है और वो धर्म परिवर्तन है। तो मुझे लगता है उसके बाद उसके परिवार का आना कि मैं हिंदू हूँ, तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं सरकार उसी जो टूल्स है उसी पे जो काम कर रही थी उसमें कहीं ना कहीं एक तरह से वो जो जल्दबाजी है कि जिसमें एक धर्म का चश्मा हम इसको पूरे में ढक दें ताकि सारी कार्रवाई पे और उसका हम पॉलिटिकल बेनिफिट उठा लें, उस जल्दबाजी में ये एक मुझे लगता है गलती हुई। उस फैमिली का सामने आना और ये बताना कि नहीं हम हिंदू हैं, और निश्चित तौर पे और केवल नाम के आधार पे अगर एक्शन होता रहेगा वो जल्दबाजी में, तो मुझे लगता है जो आप जिस बात की चिंता कर रहे थे, जो दलित वोट है उसके भी थोड़ा सा छिटकने का आसार हो सकता है। लेकिन वो तभी हो सकता है जब उसको विपक्षी फटे, लेकिन क्योंकि वो एक अपराधी था और उसमें मामले में वो शूटर था, तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा उसके साथ कोई राजनीतिक दल खड़े होने की कोशिश नहीं करेगा, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या बसपा जो है। मायावती का भी उस पे कोई भी रिएक्शन नहीं आया है या बसपा के लीडरों को नहीं आया है। तो मुझे लगता है उसके साथ यही है, वो दलित जरूर है, वो मारा गया है, लेकिन जब तक उसका पॉलिटिकल गेन कोई अपोजिशन पार्टी की तरफ से या उनको वो नहीं होगा तब तक जो है उसका कोई बीजेपी को इसका कोई लॉस नहीं होने वाला है। दलितों के बीच में भी ये मैसेज अभी फिलहाल मुझे लगता है उस तरह से नहीं है कि वो विजय चौधरी जो है वो उस्मान जो उर्फ उस्मान वो जो है वो दलित है। लेकिन ये बात जरूर है कि जो तीन लोग उस उमेश पाल हत्याकांड में मरे हैं पहले, चाहे वो क्या कहते हैं उमेश पाल हो या दो उनके सुरक्षाकर्मी हो, वो तीनों गैर यादव ओबीसी के हैं, और इस बात को बार बार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बताया जा रहा है और ये बताने की कोशिश हो रही है कि सरकार जो है उनके बदले के लिए ये हर तरह का रुख अपनाएगी। लेकिन ये बात जरूर है कि अभी तक 3 हत्या मतलब 13 इसमें आरोपी हैं, 2 लोगों को हुई है। लेकिन जो इनकाउंटर, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर एक वो बन गया है कि इकबाल को कायम करने का जरिया बन गया है, और इस तरह के मामले में हमने पिछले और दिनों भी घटनाएं देखी हैं, चाहे वो विकास दुबे का मामला रहा हो या तो सरकार इस तरह के रुख अपना कर जीरो टॉलरेंस की जो उनकी अपनी नीति है या स्टाइल है उसको मैसेज देने की कोशिश होती है, लेकिन उसी में वो जल्दबाजी में एक के बाद एक एक्शन ऐसे ले जाते हैं जहां पे गलती कर जाती है। जैसे आज प्रशांत कुमार एडीजी ने ये बात कह दिया कि इसमें धर्मांतरण का भी एंगल है, लेकिन बाद में उससे वो हो गए। तो ये एक बड़ी चीज है, चूक है इस तरह की चीजें कि आप अगर पूरे मामले को केवल धर्म के आईने से देख रहे हैं, अपराधियों को उस नजर से देख रहे हैं, तो वो भी मुझे लगता है बड़ा सवाल है, उनके लिए चिंता बन सकती है। लेकिन वो तभी बन सकती है जब उसको लेके राजनीतिक दल उस पर आक्रामक होंगे और उस पर निशाना साधेंगे तब। लेकिन क्योंकि मामला इतना संगीन है कि अभी कोई भी उसके साथ खड़े होने का नहीं है, वही हाल है, एक तरफ कुआं है एक तरफ खाई है, किस तरफ कदम रखा जाए। इन पूरी चीजों में जो ये आपदा है इसको अवसर जो है तब्दील करने का भारतीय जनता पार्टी के पास एक अच्छा मौका है, और खासतौर से मुझे लगता है उसको वो पूरी तरह से भुनाने की कोशिश लगातार हो रही है। और ये चीज जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा मुफीद हो सकती है, क्योंकि तमाम एंगल जो दिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं सरकार को कमजोर करने के बजाय सरकार को और मजबूत करने का है। तो मुझे लगता है यही चीज जो है सबसे बड़ी चीज है भारतीय जनता पार्टी के टूल्स के तौर पे हुई है। लेकिन एक बात और हम बता दें खास तौर से कि जो अभी बात हो रही थी, एक अनुपम जी कह रहे थे कि बसपा जो है वो मेयर चुनाव के जरिए अपनी वापसी करना चाहती है। निश्चित तौर पे एक मेयर का चुनाव बसपा के लिए बहुत अहम है। बसपा जिस तरह से 2022 के चुनाव में हारी है और उसका राजनीतिक ग्राफ डाउन हुआ है, वो कहीं ना कहीं उसको वो मायावती के लिए चिंता का सबब है। ये बात जरूर है 2017 में जो 2 सीटें बसपा जीतने में कामयाब रही है, दोनों में मुसलमानों का रोल बहुत अच्छा रहा है बसपा के प्रति। चाहे वो अलीगढ़ का मामला रहा हो तो अलीगढ़ में, चाहे मेरठ में योगेश वर्मा की पत्नी सुनीता वर्मा जीती तो उसको भी हाजी याकूब कुरैशी जिताने में सफल थे। तीसरी एक सीट है सहारनपुर की, जहां बहुत मामूली वोट से हार गए, वो भी हाजी फजल रहमान थे। और तब तीनों जगह एक बड़ी एक चीज है कि तीनों जो है एक ही जाति के, जो मुसलमानों में भी है, एक ही जाति विशेष से तीनों नेता आते हैं, चाहे वो अलीगढ़ के मेयर हों या सहारनपुर मेरठ में सुनीता योगेश वर्मा को जिताने वाले हाजी याकूब कुरैशी हों या फजलुर रहमान हों, ये तीनों एक ही सजाती हैं, तीनों एक ही जाति समुदाय से हैं। तो और पश्चिम में, और इस बार जो है खास तौर से जो बहुजन समाज पार्टी है वो उत्तर प्रदेश की 7 से 8 सीटें ऐसी हैं जहां पे वो मुस्लिम मेयर चुनाव लड़ाने की तैयारी में थी।
थी, चाहे वो फिरोजाबाद हो या फिर आगरा हो या फिर मेरठ हो, सहारनपुर हो, इलाहाबाद हो। तो मुझे लगता है कि इस तरह से करीब, जो मैं तो बाकायदा नाम अभी, क्योंकि अब चीजें बदल गई हैं थोड़ा सा मेयर के उसमें, मैं 7 जगह बता सकता हूँ। तो वो जगह पे मुस्लिम लड़ाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मायावती को यही पता है कि अगर उनकी वापसी किसी तरह से हो सकती है तो सिर्फ मुस्लिम वोटों के सहारे हो सकती है। अगर मेयर के चुनाव में अगर वो 3-4 सीटें मेयर की जिता ले जाती हैं, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सियासत में 2024 के चुनाव में वो अहम रोल प्ले कर सकती है। मायावती इसीलिए अभी कोई भी बात साफ नहीं कर रही है 2024 के लिए। उनका पूरा दारोमदार, उनकी वापसी का पूरी उम्मीद जो है, उनका भरोसा जो है, वो मेयर चुनाव में टिका हुआ है। और मेयर चुनाव में, और इस बीच में जो उमेश पाल की हत्या हो जाती है, वो तमाम मायावती के सारे समीकरण, क्योंकि मायावती दलित मुस्लिम के साथ अति पिछड़ा कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसमें उमेश पाल की हत्या हो जाना और उसमें अतीक अहमद का नाम आ जाना, वो मायावती के राजनीति के लिए बहुत तगड़ा झटके के तौर पे है, बड़ा करंट है वो। मुझे लगता है कि अगर उसको कैसे संभाले, ये मायावती नहीं समझ पा रही है। मुझे लगता है उसको, और क्योंकि अगर वो शाइस्ता परवीन को पार्टी से एक्शन लेती हैं, तो जो उनका लार्जर पर्सपेक्टिव में दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन है, उसको बहुत बड़ा झटका लग सकता है। और अगर नहीं शाइस्ता परवीन पे लेती, तो जिस उत्तर प्रदेश की सियासत में जिस वोट बैंक को काशीराम ने सहेजा था, पहचाना था पहली बार, वो वोट जिसको लाने के लिए काशीराम के फार्मूले विश्वनाथ पाल को अध्यक्ष बनाया गया था, वो करंट लग सकता है। तो दोनों तरफ थोड़ी सी दिक्कतें हैं। अब ये दिन इस भंवर में, इस चक्रव्यूह से मायावती कैसे तो हो पाती है, ये मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। और जब तक इसको, और इस चीज को भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से भुनाने में जुटी हुई है। मेयर के चुनाव में प्रयागराज की जो वो घटना थी, शाइस्ता परवीन के आने के बाद ये माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी और शाइस्ता परवीन के बीच एक मुकाबला अच्छा हो सकता है, लेकिन ये पूरी घटनाक्रम ने उस तस्वीर को थोड़ा सा बदल दिया है, और शाइस्ता परवीन के जो लार्जर पर्सपेक्टिव था, वो उस पर झटका लगा है। मायावती की जो दूरगामी दृष्टि थी, या जो उनकी नई सोशल इंजीनियरिंग थी, उसके लिए भी झटका है। और ये इस पूरे घटनाक्रम में अगर कहीं किसी को फायदा है, आपदा में कोई अवसर को तब्दील कर रहा है, तो वो भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल कुबूल जी, आप आपदा में अवसर बता रहे हैं योगी आदित्यनाथ के लिए। एक आखिरी सवाल लूंगा मैं आपसे अनुपम जी। जो बात मैंने कुबूल जी से पूछी थी कि आपने बताया कि गैर यादव ओबीसी वोट तो मिलेगा, लेकिन जिस तरीके से आज जो मुद्दा उठ रहा है उस्मान विजय चौधरी का, दलित समुदाय का, आपको क्या लगता है कि इस पूरी घटना के बाद दलित वोट कहाँ शिफ्ट होगा? क्या वो मायावती के साथ बना रहेगा या उसके शिफ्ट होने के चांसेस हैं? दलित वोट पूछ रहे हैं रजत जी? बिल्कुल अनुपम जी, चूंकि आज जो एनकाउंटर हुआ उसमें एक एंगल दलित वाला भी है, क्योंकि जो पुलिस कह रही है परिवार उससे बहुत इनकार कर रहा है और ये बता रहा है कि हम दलित हैं, तो इस पर भी काफी सवाल उठते हैं। यहाँ डेफिनेटली उठते हैं। और मैं, जैसा कि बात हो रही थी अभी, कि मायावती के लिए एक बड़ा टफ, ये एक कई कारणों से टफ कॉल हो गया है। एक, जैसा कि मैंने कहा कि वो अपना एक मैसेज देना चाहती हैं कि अखिलेश यादव अपने किसी मुस्लिम नेता के साथ नहीं खड़े रहते, और मैं हमेशा खड़ी रहती हूँ, और जब तक आरोप साबित ना हो जाए तब तक मैं उनको हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट देती हूँ, खासतौर से मुस्लिम नेताओं को। और दूसरी तरफ आप जैसा कि देख रहे हैं कि सिर्फ दलित ही नहीं, उनका ओबीसी वोट बैंक भी खतरे में नजर आ रहा है। और अगर आप उस समय की क्लिपिंग देखें जिस समय विश्वनाथ पाल जाते हैं उमेश पाल के यहाँ, तो उनको एकदम जवाब देना मुश्किल हो रहा था, और उनसे जिस तरह के सवाल किए जा रहे थे, अगर मीडिया भी उनको उस समय लगातार घेर रहा था, तो मायावती के लिए ये डेफिनेटली एक बड़ा, एक जैसे कहना चाहिए, एक पशुपेश और असमंजस वाली घड़ी है। और इसमें मायावती जी क्या फैसला लेंगी? अच्छा, एक बात अच्छी ये हो गई है उनके फेवर में कि मामले को ऑल टुगेदर एक दूसरा टर्न दे दिया गया है। जिस तरह आज अतीक अहमद के परिवार ने निकल के नंदी पर आरोप लगाया है, तो अब ये मामला एकदम अतीक, नंदी, भाजपा की सरकार उस तरफ मुड़ गया है। एक मिनट के लिए, कुछ देर के लिए कम से कम, फोकस मायावती से हट गया है, फोकस बहुजन समाज पार्टी से हट गया है। ये मायावती की एक तरह से आप समझ लीजिए ब्रीदिंग टाइम है। अभी अगर पुलिस मानिए शाइस्ता परवीन को गिरफ्तार कर लेती है, इस समय शाइस्ता परवीन बकौल पुलिस फरार चल रही है, फर्ज कीजिए कि शाइस्ता परवीन को गिरफ्तार कर लेती हैं, या अतीक अहमद का लड़का गिरफ्तार हो जाता है, या ऐसी कोई बात सामने
लेकिन इसमें एक चीज और बड़ी दिलचस्प है। शाइस्ता परवीन कोर्ट में अर्जी देती हैं, ज़ैनब फातिमा जो कि अशरफ की पत्नी है वो कोर्ट में अर्जी देती हैं, अशरफ कोर्ट में अर्जी देते हैं, सुप्रीम और अतीक अहमद तो सीधे सुप्रीम कोर्ट पे अर्जी देते हैं। पर इनमें से किसी भी अर्जी में सबने अपनी अपनी जान का खतरा बताया है। शाइस्ता परवीन ने अपने 2 नाबालिग बच्चों का नाम लेके उनके लिए खतरा बताया है, पर वो माँ हैं, 2 बच्चों का जिक्र करती हैं, बताती हैं पुलिस ले गए, इनकी जान का खतरा है। लेकिन उनसे लेकर उनकी बहन से लेकर अतीक अहमद से लेकर अशरफ से लेकर अशरफ की पत्नी तक कोई भी शख्स असद को डिफेंड नहीं करता, असद का बचाव नहीं करता। जबकि आपने अमूमन देखा है कि इन सब मामलों में ऐसा होता है कि जिस शख्स पे आरोप होता है, फिर वो बालिग हो, नाबालिग हो, जवान हो, बुढ़ा हो, कुछ भी हो, उसके घर वाले, आज जैसे आपने देखा उस्मान चौधरी की पत्नी उनको बहुत एक्टिवली डिफेंड कर रही थी। वो कह रही थी ऐसे कैसे आपने सब अपराध साबित कर दिया, ऐसे कैसे आपने एनकाउंटर कर दिया, अगर आपको लगता है वो अपराधी तो आपको गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करना चाहिए। तो लेकिन ये बड़ी अजीब सी बात है कि परिवार के किसी भी मेंबर ने अपनी किसी भी अर्जी में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट तक कहीं भी असद को डिफेंड नहीं किया। किसी ने भी एक बार ये नहीं कहा कि जैसा अमूमन कहा जाता है कि उसको सरकार फंसा रही है, उसको पुलिस फंसा रही है, माफिया के बेटा होने की सजा दे रही है, अतीक अहमद का बेटा होने की सजा दे रही है। ऐसे लगता है जैसे पूरे परिवार ने असद को एकदम अबैंडन कर दिया है, छोड़ दिया उसके हाल पे। ये कई कारण हो सकते हैं, असद का जैसे वीडियो आ गया, असद के जैसे पिक्चर्स आ गए, कि हालांकि हमने देखा है वीडियो हो, पिक्चर्स हो, सब चीज में आदमी कहता है ये डॉक्टर्ड है, ये फर्जी है, एकदम फर्जी फंसाया जा रहा है। लेकिन किसी भी शख्स ने असद का नाम नहीं लिया या असद को बचाने की कोशिश नहीं की। अब ऐसे में अगर शाइस्ता परवीन की गिरफ्तारी हो जाती है, जल्दी से कोई चार्जशीट फाइल हो जाती है और चुनाव के पहले ऐसा, देखिए शाइस्ता का चुनाव लड़ने का तो कोई मामला बचता नहीं है। और थोड़ा सा मैं कबूल भाई से इसमें थोड़ा डिफर करता हूं, मुझे लगता है अगर शाइस्ता ये कांड नहीं होता और शाइस्ता बसपा से चुनाव लड़ती तो भी वो कहीं स्टैंड नहीं कर रही थी। बहुजन समाज पार्टी इलाहाबाद में कभी मेयर के चुनाव में इसके बहुत ज्यादा चांसेस कभी नजर नहीं आए। और जैसा कि मैंने कहा कि अतीक अहमद का तो पहले ही वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा गिर चुका था, मुसलमानों के बीच में बहुत गिर चुका था। जब से मदरसा कांड होता है और उसमें अतीक के भाई अशरफ का नाम आता है, जिसमें ढेर सारी मुस्लिम लड़कियों के साथ दुराचार की बात आती है, नाबालिग लड़कियों के साथ दुराचार की बात आती है। ये वही कांड था जिसमें मायावती मौके पे गई थी और मुलायम सिंह मुख्यमंत्री रहते हुए इलाहाबाद आए भी थे और कुंभ नहा के चले गए थे, पर उन्होंने वहां जाना उचित नहीं समझा था। मायावती रेयरली कभी मौके पे जाती है, पर मायावती इस मामले में मौके पे गई थी। तो इस कांड के बाद मुसलमानों के बीच में, मुस्लिम वोटर्स के बीच में अतीक अहमद को लेकर बड़ी नाइतफाकी और बहुत नाराजगी देखी गई। उसके बाद से अतीक और उनके भाई तमाम चुनाव हारते रहे। ऐसे में शाइस्ता परवीन कोई करिश्मा कर पाती या नंबर 2 तक भी पहुंच जाती, मुझे नहीं लगता है। लेकिन हाँ, अब अगर शाइस्ता परवीन के खिलाफ मानी कोई गिरफ्तारी जैसी वारदात होती है, गिरफ्तारी जैसी कोई घटना होती है, तो आप मान सकते हैं कि इस पशुपेश में पड़ी हुई मायावती, जहां दलित भी नजर आ रहे हैं, ओबीसी भी नजर आ रहा है, मैं कह रहा हूँ मुस्लिम डॉन, क्योंकि इसका एक रिलीजियस एंगल है जिसको भाजपा भुनाने से कभी नहीं चूकेगी। तो ऐसे में शायद मायावती शाइस्ता परवीन को बहुत ज्यादा आगे ढोने में सक्षम नजर नहीं आए। हाँ बिल्कुल, जो हम चर्चा कर रहे थे उस पे अगर आप बात देखेंगे तो दोनों जो हमारे गेस्ट हैं उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं मायावती के लिए यहाँ काफी मुश्किलें खड़ी हैं। क्या वो शाइस्ता परवीन के साथ बनी रहेंगी या शाइस्ता परवीन का साथ छोड़ देंगी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन प्रयागराज में जो हो रहा है वो काफी कुछ राजनीतिक तौर पर भी कई कहानियां कर रहा है, जैसे कि योगी आदित्यनाथ के लिए आपदा में एक तरीके से अवसर बनकर आया है। समाजवादी पार्टी के लिए काफी बड़ी चुनौती है, साथ ही साथ बसपा के लिए भी चुनौती है जो अपनी रिवाइवल की कोशिश में लगी हुई है। वहीं जो आज इनकाउंटर हुआ है उस पर एक तरीके से सारी पार्टियों की चुप्पी है, क्योंकि जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं गैर यादव ओबीसी से जुड़ा हुआ है, जिस पर सभी पार्टियां बैकफुट पर नजर आ रही है और बीजेपी अभी फिलहाल फ्रंट फुट पर खेलती नजर आ रही है। ये आज के मुद्दे की बात का एक तरीके से आप कह सकते हैं सारांश है। अब हम आपसे इजाजत लेंगे। कबूल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अनुपम जी आपका शुक्रिया और आप सभी दर्शकों का शुक्रिया। कल फिर शाम 7 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।